हॉलीवुड द स्क्रीन प्रेजेंटिंग फुल मेटल अल्केमिस्ट। इस कहानी की शुरुआत रेस्मोल नाम के एक गांव से होती है, जहां के लोग प्राचीन काल से ही एल्केमी नाम की एक विद्या का प्रयोग करते आ रहे थे। इस विद्या की मदद से ये लोग किसी भी लोहे की चीज को पिघलाकर सोने में बदल सकते थे, और कुछ लोग तो इसका प्रयोग मृतकों को पुनर्जीवित करने के लिए भी करते थे। हालांकि ये कोई साधारण कला नहीं थी, ये एक बेहद खतरनाक तकनीक थी। इसके बारे में अफवाह थी कि यदि प्रयोग के दौरान कोई गलती हो जाए तो भयंकर तबाही मच सकती है। इसी गांव में एडवर्ड और अल्फोंसो नाम के दो भाई रहते थे, जो बचपन से ही एल्केमी सीखने की कोशिश कर रहे थे। वो अक्सर अपनी लाइब्रेरी की किताबों का सहारा लेकर विभिन्न प्रयोग किया करते थे। ऐसे ही एक दिन उन्होंने एल्केमी की मदद से एक खिलौना बनाया और खुशी खुशी अपनी माँ को दिखाने के लिए दौड़ पड़े। उनकी माँ भी ये देखकर बेहद खुश हुई, मगर जैसे ही वो दोनों वापस खेलने के लिए मुड़े, अचानक से उनकी माँ का देहांत हो गया। अपनी माँ की अचानक हुई मौत से उन दोनों भाइयों को गहरा सदमा लगा, क्योंकि अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वो किसी भी हालत में अपनी माँ को खोना नहीं चाहते थे। तभी एडवर्ड के मन में एक आइडिया आता है। वो अल्फोंसो से कहता है कि वो एल्केमी के ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस के जरिए अपनी माँ को फिर से जीवित कर सकते हैं, जिसको सुनकर अल्फोंसो डर जाता है, क्योंकि उसने इससे जुड़ी अफवाहें सुन रखी थी। इसीलिए वो उसको मना कर देता है। लेकिन एडवर्ड उसको समझाता है कि डरने की कोई बात नहीं है, हम दोनों मिलकर इस ट्रांसम्यूटेशन को संभाल लेंगे। अब इसके बाद दोनों भाइयों ने पूरी तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने किताब में लिखे अनुसार सारे आवश्यक सामान इकट्ठा किए और उनको एक जादुई गोले के बीच में रख दिया, जिसे ट्रांसम्यूटेशन सर्कल भी कहा जाता था। अब जैसे उन्होंने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, अचानक से उस गोले में से जबरदस्त एनर्जी उत्पन्न होने लगी और कुछ ही पलों में वहां पर एक भयंकर बवंडर उठ खड़ा हुआ। उसी समय उनको एहसास हुआ कि उनका प्रयोग असफल हो चुका है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जादुई बवंडर ने उनके पूरे घर को नष्ट कर दिया था। इस घटना के 20 साल बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड अब बड़ा हो चुका है। वो किसी मॉन्क का पीछा कर रहा है। एडवर्ड जिस मॉन्क का पीछा कर रहा था, उसके पास एक रहस्यमय लाल पत्थर था, जिसकी मदद से बिना किसी सामग्री के भी एल्केमी की जा सकती थी। अब जैसे एडवर्ड उसको पकड़ने वाला था, मॉन्क उस खास पत्थर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर बड़े बड़े पिलर से हमला कर देता है। अब एडवर्ड उन पिलर से बच ही रहा होता है, लेकिन वो मॉन्क इतने पर भी रुकता नहीं है। वो भयानक मॉन्स्टर्स को बुलाकर एडवर्ड के पीछे छोड़ देता है। लेकिन एडवर्ड भी कुछ कम नहीं था। वो भी इसी दौरान अपनी जादुई छड़ी निकाल लेता है, जहां पर हमको पता चलता है कि वो एक माहिर एल्केमिस्ट बन चुका है। तभी वहां पर एडवर्ड का साथ देने के लिए एक भारी भरकम रोबोट आ जाता है, जो एक एक करके सभी मॉन्स्टर से लड़ता है। वो इतना ताकतवर होता है कि मॉन्स्टर्स को खिलौने की तरह उठाकर पटक देता है। लेकिन इसी बीच गलती से उसका हेलमेट गिर जाता है, जहां पर हमको पता चलता है कि उसके अंदर कोई नहीं है। उधर एडवर्ड बाकी बचे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि एडवर्ड के शरीर में भी लोहे के हाथ पैर लगे हुए हैं। इसी वजह से सब उसको फुल मेटल अल्केमिस्ट के नाम से जानते थे। अब इस बीच मॉन्क डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड उसको पकड़ लेता है। वो अपने लोहे के हाथ से उसको एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसमें मॉन्क के हाथ से वो लाल पत्थर नीचे गिर जाता है। एडवर्ड को लगता है कि उसका मिशन अब पूरा हो चुका है, मगर तभी कर्नल मस्टैंग अपनी फौज के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। वो मॉन्क के साथ साथ एडवर्ड को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। एडवर्ड उनसे विनती करता है कि वो लाल पत्थर उसको दे दे, क्योंकि वो पारस पत्थर था। लेकिन कर्नल मस्टैंग बिना किसी झिझक के उसे अपनी उंगलियों से भस्म कर देते हैं। वो एडवर्ड को बताते हैं कि ये पत्थर नकली है। ये देखकर एडवर्ड बेहद निराश हो जाता है, क्योंकि वो काफी सालों से उस पारस पत्थर की खोज कर रहा था। तभी वहां पर वही रोबोट जैसा आदमी आता है, जो और कोई नहीं बल्कि एडवर्ड का छोटा भाई अल्फोंसो था। वो अपने भाई को हौसला देने की कोशिश करता है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर वो मॉन्क फौजियों के जंगल से भाग निकलता है। बाद में जब वो सभी मिलिट्री बेस पहुंचते हैं, तो कर्नल मस्टैंग उनको बताते हैं कि पारस पत्थर जैसी कोई चीज नहीं होती है। असल में जो पत्थर मॉन्क के पास था वो नकली था, और वो सिर्फ उसके जादू की वजह से पारस पत्थर जैसा लग रहा था। लेकिन एडवर्ड को तो अब भी पूरा यकीन था कि कहीं ना कहीं असली पारस पत्थर जरूर मौजूद होगा, और वो लगातार उसकी तलाश करता रहेगा, जो एक ना एक दिन उसको जरूर मिलेगा। असल में इस पत्थर को हासिल करने का उसका एक मकसद है। वो अपने हाथ पैर और अपने भाई का पूरा शरीर वापस पाना चाहता है,
जब एडवर्ड मिलिट्री बेस से बाहर निकलकर अपने घर की ओर जाता है, तब उसको उसकी बचपन की एक दोस्त मिलती है जिसका नाम विनरी है। वो एडवर्ड के मिशन के बारे में जानती थी और जब उसने उसके पीछे की असली कहानी जानी तो वो भी पारस पत्थर की खोज में इनके साथ शामिल हो गई। उधर वो मॉन्क मिलिट्री के चुंगल से भागकर एक खुफिया अड्डे पर पहुंचता है जहां 3 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी लीडर थी लस्ट, जो बेहद खतरनाक और चालाक थी। इस ग्रुप में एनवी नाम की एक लंबी लड़की भी थी जो किसी का भी भेष बदल सकती थी, जबकि वहां पर इनका ग्लूट नाम का एक साथी भी था जो दुनिया की किसी भी चीज को खा सकता था। दरअसल लस्ट ने उस मॉन्क को एक खास मिशन पर भेजा था, लेकिन वो उसको पूरा करने में नाकामयाब रहा। इस पर लस्ट गुस्से से आग बबूला हो उठी, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस मॉन्क को मार देती है। अब जैसे ही मॉन्क मरता है, ग्लूट बिना देरी किए उसकी लाश को नोच नोच कर खाना शुरू कर देता है। उधर एडवर्ड सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार 20 साल पुरानी घटना के दृश्य घूम रहे थे। उसे वही पल याद आ रहे थे जब उनका एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था। उस हादसे के दौरान एडवर्ड को अचानक सच के दरवाजे पर लाया गया, जहां ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान छिपा हुआ था। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है, 2 भयंकर हाथ उसको अंदर खींच लेते हैं। वो ब्रह्मांड के अंदर तेजी से उड़ रहा होता है और तभी उसको उसकी माँ की हल्की सी झलक दिखाई देती है। वो उसको छूने की पूरी कोशिश करता है, मगर अगले ही पल वो दरवाजे से बाहर आ जाता है। अब एडवर्ड को एल्केमी का पूरा ज्ञान प्राप्त हो चुका था और वो बिना किताबों के भी इसका उपयोग कर सकता था। तभी वहां पर धुएं के बादल जैसी एक रहस्यमय आकृति आती है। वो उससे कहती है कि मैं भगवान हूँ। वो समझाता है कि यदि कोई मृत व्यक्ति को वापस जीवित करना चाहता है तो उसे बदले में अपने शरीर के किसी हिस्से की बलि देनी होगी। एडवर्ड अपनी माँ को किसी भी हालत में वापस पाना चाहता था, इसीलिए भगवान ने बदले में उसका एक पैर छीन लिया। अब जब एडवर्ड की आंखें खुलती है तो वो अपने घर में होता है। घर ठीक वैसा ही था जैसे पहले था, लेकिन अब उसका एक पैर कट चुका था। इसके अलावा उसका भाई अल्फोंसो भी कहीं पर नजर नहीं आ रहा था। तभी उसको एहसास होता है कि अल्फोंसो ने तो माँ को वापस लाने के लिए खुद को ही कुर्बान कर दिया था। जिसे घबराकर एडवर्ड उस जादुई गोले के पास जाता है जहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ काले धुएं से बना एक भयानक राक्षस मौजूद था, लेकिन वो उसकी माँ नहीं थी। अब वो न सिर्फ अपना पैर खो चुका था, बल्कि उसकी माँ भी वापस नहीं आई थी, जिससे गुस्सा और निराश होकर वो लड़खड़ा जाता है और एक आर्मर से टकरा जाता है। उसके भाई को वापस लाने की आखिरी कोशिश में वो दोबारा एल्केमी का प्रयोग करता है। इस बार एक्सपेरिमेंट कामयाब रहता है और फिर से सच के दरवाजे के सामने आ खड़ा होता है, जहां पर भगवान पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। अब उसे अपने भाई को जिंदा करना था, इसलिए भगवान बदले में उसका दूसरा पैर भी छीन लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब एडवर्ड की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके दोनों पैर कट चुके थे, लेकिन अल्फोंसो अब जिंदा था। हालांकि उसका शरीर गायब था और वो एक रोबोट के रूप में मौजूद था। असलियत में अब हम देखते हैं कि कर्नल मस्टैंग एडवर्ड, अल्फोंसो और विनरी को टक्कर नाम के एक एल्केमिस्ट के पास लेकर आता है। उन्हें उम्मीद थी कि वो पारस पत्थर के बारे में कुछ जानकारी दे सकता है। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो टक्कर उनको अपने अनोखे आविष्कार दिखाता है। उसने कई जानवरों को आपस में मिलाकर नए प्राणियों का निर्माण किया था। बेसिकली उसने जीन म्यूटेशन किया था। वो बताता है कि कुछ साल पहले वो सरकारी एल्केमिस्ट था जो सरकार के लिए काम किया करता था, लेकिन जब उसके सभी एक्सपेरिमेंट्स बेकार घोषित कर दिए गए तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो पूरी ताकत से नए आविष्कारों में जुटा हुआ था ताकि वो अपना खोया हुआ सम्मान फिर से हासिल कर सके। जिसके बाद एडवर्ड उसको अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वो उसको बताता है कि कैसे भी करके पारस पत्थर तक उसको पहुंचना ही होगा। टक्कर कहता है कि उसको ये तो नहीं पता कि पारस पत्थर कहाँ मिलेगा, लेकिन वो एडवर्ड की पूरी मदद जरूर करेगा। इसके बाद एडवर्ड और विनरी ट्रेन से एक दूसरे शहर के लिए निकल जाते हैं। वो वहां पर डॉक्टर मार्को से मिलने जा रहे थे, जिसके पास शायद पारस पत्थर के बारे में कुछ जानकारी थी। अब जब वो डॉक्टर मार्को के घर पहुंचते हैं तो मार्को को लगता है कि वो दुश्मन है, जिससे घबराकर वो अपने सुरक्षा के लिए एडवर्ड और विनरी पर गोली चला देता है। अब खुद को बचाने के प्रयास में एडवर्ड गलती से मार्को को बेहोश कर देता है और जब मार्को को होश आता है तो वो एडवर्ड से कहता है कि अगर वो अपनी जिंदगी बचाना चाहता है तो उसे पारस पत्थर के बारे में भूल जाना चाहिए। तभी आगे हम देखते हैं कि मार्को को एक बार फिर से एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस होती है और वो बिना समय गवाए खिड़की की ओर गोली भी चला देता है। तभी खुलासा होता है कि गैंगस्टर लस्ट काफी देर से वहां छुपकर उनकी जासूसी कर रही थी। अब वो धीरे धीरे उन तीनों की तरफ बढ़ने लगती है।
मार्को उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है, लेकिन लस्ट पर इसका कोई असर नहीं होता है। आखिरकार वो अपने लंबे और धारदार पंजों से सबको दीवार से चिपका देती है, जिसके बाद वो अपने तेज चाकू से मार्को के सीने पर वार करके उसको मौत के घाट उतार देती है। लेकिन मरने से पहले मार्को अपनी आखिरी सांसों में एडवर्ड को बताता है कि पारस पत्थर का रहस्य लेबोरेटरी 5 नाम की एक जगह पर छिपा हुआ है। ये खुफिया इमारत थी जिसका इस्तेमाल मिलिट्री सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के लिए करती थी। एडवर्ड इसके बारे में और जानने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा जानकारी हासिल कर पाता, मार्को की मौत हो जाती है। इसके बाद एडवर्ड सीधे टकर के घर पहुंचता है, जहां पर वो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट देखता है जिसको देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि टकर ने एक इंसान और कुत्ते को मिलाकर एक नया जीव बना दिया था। लेकिन जो खुलासा टकर ने किया वो और भी चौंकाने वाला था। वो बताता है कि इस प्रयोग के लिए उसने अपनी बेटी और एक कुत्ते की बलि दे दी थी। इतना ही नहीं, उसने पहले भी अपनी पत्नी के शरीर के हिस्सों का इस्तेमाल करके इसी तरह के प्रयोग किए थे। ये सुनकर एडवर्ड गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो टकर को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी ऐन वक्त पर अल्फांसो आकर उसको रोक लेता है और अंततः टकर को अपनी पत्नी और बेटी की हत्या के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता है। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि आखिर क्यों टकर को नौकरी से निकाला गया था, जिसके बाद एडवर्ड कई हफ्तों तक किताबों और दस्तावेजों में लेबोरेटरी 5 के बारे में जानकारी तलाशने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं लगता है। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि एक शाम जब वो लाइब्रेरी में बैठा होता है तो जनरल वहां पर आकर उसको बताते हैं कि लेबोरेटरी 5 असल में मिलिट्री के स्टोर रूम का नाम है, जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता है। ये सुनते ही एडवर्ड तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है। उधर जब मिलिट्री कैप्टन लेबोरेटरी 5 की गहराई से जांच कर रहे होते हैं तो उनको पता चलता है कि ये असल में एक विशाल जादुई गोला है, जहां बड़े पैमाने पर ट्रांसम्यूटेशन जादू किया जा रहा था। वो अपने सीनियर्स को इसकी सूचना देने का फैसला करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लस्ट उसको रोक लेती है। अब जैसे तैसे वो घर से भागता है और जनरल को फोन करने की कोशिश करता है, मगर तभी एनवी कर्नल मस्टैंग को भेजकर उसको रोक लेती है। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। असल में वो लोग कर्नल मस्टैंग को इस हत्या के आरोप में फंसाना चाहते थे ताकि उसको जेल हो जाए। उनका ये प्लान सफल भी हो जाता है, क्योंकि कुछ चश्मदीद कर्नल मस्टैंग को हत्या करते हुए देख लेते हैं, जो पुलिस को सूचना भी दे देते हैं। इस बीच पागल वैज्ञानिक टकर भी जेल से भागने में कामयाब हो जाता है। उधर एडवर्ड और उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वो अक्सर कर्नल मस्टैंग के साथ देखे जाते थे, जो अब एक खूनी घोषित किया जा चुका था। उन्हें एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाता है, लेकिन एडवर्ड अपनी चालाकी से सबको वहां से निकाल लेता है, जिसके बाद वो एक गाड़ी चुराकर लेबोरेटरी 5 की ओर निकल जाते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि कर्नल मस्टैंग और लस्ट के साथी लूट के बीच भयंकर लड़ाई चल रही है, जहां पर हम देखते हैं कि मस्टैंग अपनी उंगलियों से लूट के पूरे शरीर में आग लगा देता है। सबको लगता है कि मस्टैंग पागल हो चुका है, लेकिन तभी जलता हुआ लूट अपना रूप बदल लेता है और हमको ये पता चलता है कि वो असल में एनवी थी, जिसने लूट का भेष बना रखा था। जल्द ही लस्ट और उसके सभी गुंडे वहां पर पहुंच जाते हैं। लस्ट अपने लंबे पंजे निकालकर कर्नल मस्टैंग के पेट पे वार करती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जिसके बाद वो वहां से भाग निकलती है। एडवर्ड तुरंत उसका पीछा करता है और जल्द ही एक सुनसान कमरे में पहुंच जाता है, जहां पर एक विशाल जादुई गोला बना हुआ था। अब जैसे एडवर्ड कुछ समझने की कोशिश करता है, अचानक से वैज्ञानिक टकर उसके सामने आ जाता है। वो अपनी जेब से एक पारस पत्थर निकालता है और एक चौंकाने वाला खुलासा करता है कि इस जगह पर हजारों की तादाद में ऐसे पत्थर बनाए जा रहे हैं। असल में ये पूरा ऑपरेशन मिलिट्री के द्वारा किया जा रहा था। टकर आगे बताता है कि किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा करने के लिए एक बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, इसीलिए कई बड़े आर्मी ऑफिसर अपने परिवार वालों को वापस लाने के लिए कैदियों की बलि दे रहे थे। ये सुनकर एडवर्ड दंग रह जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ पूछ पाता, लस्ट अचानक वहां पर आ जाती है, जो बिना कोई मौका दिए टकर को मौत के घाट उतार देती है। टकर की गलती बस इतनी थी कि उसने एडवर्ड को इस ऑपरेशन के बारे में बता दिया था। यहीं पर खुलासा होता है कि लस्ट भी कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वो भी जादू से बनाई गई एक हिस्टोरिकल क्रिएचर थी। इसी वजह से उसकी शक्ति बेहद खतरनाक थी। इसी बीच इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड आर्मी जनरल वहां पर आ जाता है, जो खुलासा करता है
कि उसका असली मकसद सुपरनैचुरल शक्तियों से लैस इंसानों की एक पूरी फौज तैयार करने का था और लस्ट उसकी सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थी। जिसके बाद वो इस कमरे की लाइट ऑन करता है, जिसको देखकर एडवर्ड दंग रह जाता है क्योंकि छत से हजारों बेजान रोबोट्स लटके हुए थे। जिसके बाद जनरल सभी पारस पत्थर को सिलेंडर के जरिए उन रोबोट्स तक पहुंचा देता है। अब जैसे वो पत्थर रोबोट्स की छाती में लगाए जाते हैं, वो एक एक करके जागने लगते हैं। अपने बनाए रोबोट्स को जिंदा होते देख वो जनरल खुशी से झूम उठता है। वो उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ता है, मगर जल्दी वो रोबोट्स उसी के ऊपर टूट पड़ते हैं जो उसको नोच नोच कर मार डालते हैं। इस बीच कर्नल मस्टैंग, अल्फोंसो और विनरी भी वहां पर पहुंच चुके थे। वो सभी मिलकर इस भयंकर रोबोट्स का सामना करने लगते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और उनसे लड़ना आसान नहीं था। तभी कर्नल मस्टैंग एक तरकीब सुझाते हैं। वो रोबोट्स को मारने के लिए उनके सिर आपस में टकराने लगते हैं। सभी ये तरीका अपनाते हैं और धीरे धीरे रोबोट्स की संख्या कम होने लगती है। अब हालात बिगड़ता देख एडवर्ड और उसके साथी चालाकी से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उनका सामना लस्ट और उसके गुंडों से होता है। कर्नल मस्टैंग पहले से जख्मी था, मगर फिर भी वो अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके तेज आग निकालता है, जिसमें एनवी जलकर राख हो जाता है। इसके बाद कर्नल लस्ट पर हमला करता है, मगर उस पर कोई असर नहीं होता है क्योंकि वो बार बार खुद को जिंदा कर लेती है। ये देखकर एडवर्ड और कर्नल दंग रह जाते हैं। आखिरकार लस्ट एक और खुलासा करती है कि उसकी छाती में भी पारस पत्थर लगा हुआ है। इसी वजह से उसे अमरता की शक्ति मिली हुई थी, मगर यही बात बताना शायद उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। उसी पल एडवर्ड, अल्फोंसो और कर्नल मिलकर उसके ऊपर एक साथ हमला करते हैं और तभी कर्नल अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी छाती से उस पारस पत्थर को निकाल लेता है, जिसके निकलते ही लस्ट तुरंत मारी जाती है। अब दूर खड़ा ग्लूट ये सब देख रहा होता है, इसीलिए वो खुद ही डरकर वहां से भाग जाता है। आखिरकार अपनी जीत के बाद कर्नल मस्टैंग वो पारस पत्थर एडवर्ड को सौंप देते हैं ताकि वो अपने भाई का शरीर वापस ला सके। एडवर्ड एल्केमी शुरू करता है और फिर से सच के दरवाजे पर पहुंच जाता है। वहां वो अल्फोंसो को अपने असली शरीर में खड़ा देखता है। उसको पत्थर बस भगवान को देना था, जिसके बदले में उसका भाई अपने असली शरीर के साथ जिंदा हो जाएगा। मगर आखिरी वक्त पर एडवर्ड रुक जाता है। वो महसूस करता है कि इस पत्थर की वजह से ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। वो अपने स्वार्थ के लिए अब इस पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, जिसके बाद आखिरकार वो असलियत में वापस लौट आता है और अपने भाई अल्फोंसो से माफी मांगता है क्योंकि वो उसका शरीर वापस नहीं ला पाया था, जिस पर अल्फोंसो भी उसको माफ कर देता है। वो कहता है कि हम इस जादू का इस्तेमाल अब और नहीं करेंगे। उसका कहने का मतलब ये था कि अब वो शायद एल्केमी का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि फुल मेटल अल्केमिस्ट की कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही।